सो हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल डूइंग गुड। सो मेरा नाम है सीए कार्तिक जिंदल, ऑल इंडिया रैंक 9th इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले एक छोटी सी आपके लिए अनाउंसमेंट है कि जो मेरी फर्स्ट बुक है एज अ कंट्रीब्यूटर प्रिसाइज ऑन एनडीएस एक्सप्लेन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड एमसीक्यू, वो लॉन्च हो चुकी है। एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑथर ऑफ द बुक सीए आलोक गर्ग सर की, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया एंड इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके साथ मेरा काम हो सके। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इस बुक के अंदर कंट्रीब्यूट किया और अब ये बुक लॉन्च हो चुकी है। चलिए, थैंक यू सर, आपकी ने ये इतनी अच्छी बुक लिखी उसके लिए। सो जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। हमको भी पता है कि एमसीए ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन इंडिया स्टडी करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी रिक्वायर्ड इंडियस, कि हमको इंडियस की क्यों रिक्वायरमेंट है। जब हमारे पास इंडियन गैप था, इंडियन गैप मीन दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जब हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे तो हमें इंडियस की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमको इसका पता लग गया तो हमारे लिए इंडियस आगे स्टडी करना आसान रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको इंडियस एप्लीकेबिलिटी भी समझाऊंगा कि किस किस कंपनीज पे इंडियस एप्लीकेबल होता है। तो आपको भी पता है कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। सो मीन्स कि हमको इंटरनेशनल्स का भी रिफॉर्म्स रखना पड़ता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे बाहर के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब बाहर के लोग इंडिया के अंदर आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है, जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं, पॉलिसी होती हैं, वो एज कंपेयर टू द इंडियन कंट्री सेम नहीं होती। दे आर टोटली डिफरेंट। डेट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और उससे ट्रस्ट नहीं बनता। सो जब इंडियन की बात करूं, जब एमसीए है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद ये बात आई कि बाहर के लोग इंडिया के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे क्योंकि दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अवर इंडियन कंट्रीज। सो एमसीए ने ये सबके सामने रखा प्रपोजल कि इंट्रोड्यूस होने चाहिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब वाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नाम कैसे पड़ा, ये हम आगे डिटेल्ड में करेंगे। सो द बेसिक पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू कंपेयर विद द इंटरनेशनल टर्म्स, कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन है, जो इंटरनेशनली अडॉप्टेड अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स हैं, हम भी उस डिस्क्लोजर्स से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करें, ताकि जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एंड और इट्स नॉट अबाउट ओनली एन इन्वेस्टमेंट, हमारी खुद की डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आई। सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की गई थी ईयर 2011 के अंदर। ईयर 2011 के अंदर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, उस टाइम इंडिया की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आ चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इंडिया एप्लीकेबल नहीं हो सका, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक दम से इंडिया रूल को चेंज कर दो विदाउट एनी फर्दर प्लानिंग्स। सो 2011 के अंदर ये इंडिया रूल पास नहीं हो सके। फिर 2014 के अंदर जब श्री अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वी आर अडॉप्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज कन्वर्ज्ड विद आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जब ये अनाउंसमेंट की गई 2014 के अंदर तो भूचाल सा मच गया कि हम इंडिया कैसे अप्लाई होगा।
क्योंकि उस टाइम किसी को भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अगर आप सोचते हैं कि सर हमें इंडियन गैप की तो थी नॉलेज, हमको तो इंडियन गैप की, हम तो एक्सपर्ट हैं सर। नहीं दोस्तों, इंडियन गैप एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। मेजर चेंजेस जो इंडियन गैप और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आए, वो मेजर चेंजेस थे हमारे प्रेजेंटेशन के, हमारे डिस्क्लोजर के, हमारी फेयर वैल्यू मेजरमेंट की, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, एंड बहुत से चेंजेस लाए गए, न्यूली चेंजेस, जिनको अडॉप्ट करना इंडिया के लिए रिक्वायर्ड था। अब एक आपसे छोटा सा सवाल है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या जो भी स्टैंडर्ड्स की नोटिफिकेशन आती है, ये कौन इशू करता है? ये कौन इशू करता है? ICAI, नफरा और MCA। जनरली दोस्त कंफ्यूज रहते हैं, दे थिंक कि इंडियस ICAI ने इशू किए हैं, दे थिंक इंडियस नफरा ने इशू किए हैं। दोस्तों, इंडियस इशू करने की, इंडियस की ऑर्डर पास करने की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी MCA के पास है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ICAI एंड नफरा गिव कंसल्टेंट, गिव देयर सजेशंस टू MCA। सो अभी आपको मैं, जब इंडियस इंट्रोड्यूस हुआ, जब इंडियस की ऑफिशियल गैजेट के अंदर अनाउंसमेंट आई, अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूं दोस्तों। देखिए, द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैंने पहले ही कहा था कि MCA के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है नोटिफिकेशन इशू करने का। नोटिफिकेशन दोस्तों, ये डेट याद कर लेना आप, 16 फरवरी 2015, 16 फरवरी 2015। ये बहुत ही हमारे लिए रेवोल्यूशनरी डे था। दिस इज रेवोल्यूशनरी डे, जिसने अकाउंटिंग की जो वर्ड होता है उसको चेंज कर दिया। डेट याद करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, या कोई आप एक्सपर्टाइज हैं, अगर आपको ये डेट याद है, सामने वाला पर्सन विल बी श्योरली इम्प्रेस्ड। तो 16 फरवरी 2015 को ये अनाउंसमेंट आई, एंड हम सभी को पता है कि इंडिया सेक्शन 133 के अंदर आते हैं एज इन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और इसका जो रूल कहा गया, वो कहा गया कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। अब इंडिया आए कब से गए? अरुण सर ने बोला था 2014 के अंदर कि हम इंडियस इंट्रोड्यूस लेके आ रहे हैं, और फाइनली 16 फरवरी 2015 को MCA नोटिफिकेशन निकालता है कि इंडियस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और इट शिल फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015। आज दोस्तों डेट है 20th अगस्त 2020, मींस अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं इंडियस आए को। सो ये आपके लिए एक छोटी सी ऑफिशियल गेजेट की आपके लिए कंप्लीट पिक्चर थी कि ऑफिशियल गेजेट के अंदर ऐसे नोटिफिकेशन आया था 16 फरवरी 2015, जो डेट थी हमारी नोटिफिकेशन की जब इंडियस एप्लीकेबल हुए। और एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015। चलिए हमारी स्लाइड पे वापस चलते हैं, जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी उस पे वापस चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन द वर्ल्ड हैज बिकेम एन इकोनॉमिक विलेज। As the globalization expand the business and the many Indian companies expand their business to the international platform, being listed on the overseas stock exchange as FDI, as जो मैंने कारण बताया था कि FDI is a major boost for the Indian economy। अगर बाहर से जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना हमारे लिए मेजर बूस्ट रहेगा, लेकिन बाहर से पैसा आएगा वो तब आएगा जब हमारे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क सेम रहेंगे। अगर हमारे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क सेम नहीं है, यूके में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, देन जो इन्वेस्टर है वो भी क्या पता पैसा इन्वेस्ट करे या नहीं करे। सो यही लिखा है, द यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क विच क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
to develop the trust of the users of the financial statement. This is the main purpose for introducing the NDS, to develop the trust of the users of financial statement. अगर हमारे पास ट्रस्ट ही नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का क्या फायदा? इट्स नो बेनिफिट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ वी हैवंट ट्रस्ट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के टाइम के अंदर अब ये बात है कि इंडियस की बात करूं तो इंडियस क्या है सर? इंडियस क्या है? इंडियस इज conversed with IFRS. India is conversed with IFRS. सर अब ये IFRS क्या है? IFRS क्या है? IFRS एक बाहर की बॉडी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, सो इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया है। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान की एक क्वालिटी है, हम कॉपी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कभी सेम टू सेम कॉपी नहीं करते। हम कॉपी करते हैं स्मार्ट वे से करते हैं, और ऐसा कॉपी करते हैं कि सामने वाले को पता चले कि कॉपी तो है बट अच्छे वे से कॉपी किया हुआ है। सो हमने भी वैसा किया, हमने IFRS को कॉपी किया, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, कुछ कार्विन के साथ, कुछ कार्व आउट के साथ। सो उसको हमने नाम दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे ही मैंने कहा कि NDS इनिशियली इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2011 बट ड्यू टू सर्टेन टैक्स इशू MCA ने उसकी डेफर हो गया, तो फिर ये 2014 में आया एंड फाइनली 16 फरवरी 2015 वो अच्छा सौभाग्य दिन था जब ये NDS आया। अब मैंने आपको अब ये बताइए कि टोटल NDS कितने हैं? टोटल NDS, मैं एक इंटरव्यू में गया था तो मैंने अपने रिज्यूम के अंदर लिखा हुआ था कि मेरी FR है जो ठीक है। So the interviewer asked me a question that Karthik, tell me how many NDS are prevailing in India as on date? How many NDS prevailing in India as on date? I was totally blank. मुझे नहीं पता था कि कितने NDS हैं, इतना पता था कि कौन कौन से NDS है, लेकिन कभी काउंटिंग किए तो आपको बता रहा हूं देयर आर 39 NDS as on 20th August 2020 there are 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन कौन से हैं वो भी आपको डिटेल में पता चल जाएंगे हमारी फ्यूचर वीडियोस के अंदर। अब what the thing is, हमने IFRS को अडॉप्ट किया, लेकिन हमने IFRS को कभी भी सेम अडॉप्ट नहीं किया, हमने कुछ चेंज लेके आए। जैसे कि इंडियस की बात करूं, इंडियस क्या है? इंडियस मींस IFRS, एग्जैक्टली IFRS तो होना ही है बिकॉज वी हैव कन्वर्स्ड, बट ट्विस्ट प्लस कार्विन। What is the meaning of Carvin? What is the meaning of Carvin? Carvin का मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रोविजन, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो IFRS के अंदर इंक्लूड नहीं है और इंडियन इकोनॉमी में वो इंक्लूड की गई हैं, इसको हम कार्विन बोलते हैं। मींस IFRS से कुछ एक्स्ट्रा, हमने कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर, उसको हम कार्विन बोलते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द प्लस साइन। एंड कुछ कार्व आउट मीन्स जो थिंग्स, जो प्रोविजंस, जो लॉ IFRS के अंदर इंक्लूड थे, इंडिया ने कुछ पॉइंट्स चेंज किए, कुछ पॉइंट रिमूव किए, तो दैट्स व्हाई द रिटर्न इज कार्व आउट। और जब कोई पॉइंट चेंज होता है, जब कोई चीज रिमूव होती है, तो हम लिखते हैं वहां पे माइनस। तो अगर हम IFRS प्लस कार्विन माइनस कार्व आउट कर दिए जाएं तो ये बन जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब IFRS कौन बनाता है? IASB बनाती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। IASB ये IFRS तैयार करती है। एंड NDS हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि MCA ही है जो NDS को नोटिफाई करती है आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ ICI एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली NAFRA। Carvin and carve outs I already explained to you दोस्तों। Now जब NDS आया, बेटा सेकंड दोस्तों, जब NDS आया
तो इंडिया सब कंपनीज पे तो एप्लीकेबल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट्स हैं डिस्क्लोजर्स की, अकाउंटिंग पॉलिसी की, जिससे कंप्लायंस कॉस्ट पे भी बहुत इंपैक्ट होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और द एमसीए कि वो सब कंपनीज पे इंडियस एप्लीकेबल हो सके। सो जब इंडियस निकला, आपको पता है इंडियस कब निकला, 1 अप्रैल 2015 को हमें पता है कि ये एप्लीकेबल हुआ था, नोटिफिकेशन आ गई थी और 1 अप्रैल 2015 से ये स्टार्ट हो गया था लगना। तो इंडियन गवर्नमेंट और तो एमसीए ने किया क्या, इसके 2 फेज बनाए इंडिया के, एक तो फेज 1 बनाया और एक फेज 2 बनाया। और फेज 1 के अंदर भी इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक किया वॉलंटरी अडॉप्शन और एक किया मैंडेटरी अडॉप्शन। और जब मैं फेज 2 की बात करता हूं, इसी इंडिया फेज 2 की, इसमें वॉलंटरी का ऑप्शन फेज 2 में नहीं दिया गया, इसके अंदर मैंडेटरी का ऑप्शन दिया गया। अब दोस्तों ये फेज 1 में कौन सी कंपनीज आती हैं, फेज 2 में कौन सी कंपनी आती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, फेज 1 के अंदर पहले वॉलंटरी अडॉप्शन आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, किसी को भी आइडिया नहीं था कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे, कैसे नहीं तैयार होंगे। तो इसलिए इंडियन एमसी हैज गिवन 2 ऑप्शन, वॉलंटरी अडॉप्शन एंड मैंडेटरी अडॉप्शन फेज 1 के अंदर, एंड फेज 2 के अंदर मैंडेटरी ऑप्शन दिया। चलिए रोड मैप फॉर इंडियस इज फॉर कंपनीज। अब जो ये रोड मैप है इंडियस के फेज 1 में, मैं सिर्फ कंपनीज की बात कर रहा हूं। इसके अंदर ना तो बैंक इंक्लूड है, ना तो एनबीएफसी इंक्लूड है, ना हमारी इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूड है। मींस इन तीनों को छोड़ के जो भी है वो नॉर्मल कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, उन पे इंक्लूड एप्लीकेबल रहेगा। बैंक्स पे, एनबीएफसी पे एंड इंश्योरेंस कंपनी पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, तो हम उस गाइडलाइंस को ही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अभी के लिए फेज 1 की जब इंडियस आया तो वो हम कंपनी की बात कर रहे हैं। इंडियस 1 अप्रैल 15 से एप्लीकेबल हुआ था, और फेज 1 के अंदर भी मैंने बताया था कि 2 ऑप्शन देता है। वो फर्स्ट है वॉलंटरी बेसिस फॉर ऑल कंपनी, कि जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी है, चाहे वो बड़ी कंपनी है, अदर देन बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस, द कंपनी हैज एन ऑप्शन टू अडोप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द वॉलंटरी बेसिस विद कंपैरेटिव बेसिस। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 15-16 की बैलेंस शीट इंडियस में बनाई है तो आपको 14-15 की भी बैलेंस शीट इंडियस में प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी कंपनी वॉलंटरी में आ सकती है फर्स्ट अप्रैल 2015 और देर आफ्टर। एंड 1 साल का टाइम पीरियड दिया आपको वॉलंटरी बेसिस के अंदर, 1 साल का आपको टाइम पीरियड दिया वॉलंटरी बेसिस के अंदर। फिर 1 अप्रैल 2016 से ये मैंडेटरी बेसिस पे आ जाता है कि बहुत हुआ, आपने हमारी बात मानी या नहीं मानी, इससे फर्क नहीं पड़ता, अब आपको इंडिया सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ी कंपनीज हैं, आप बहुत बड़ी कंपनीज हैं। सो अब मैंडेटरी बेसिस में कौन कौन आया, जो कंपनी है, या तो जो वो लिस्टेड कंपनी है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, मतलब अगर आप सोच भी रहे हो कि हम लिस्टेड हो जाएंगे, या तो इंडिया के अंदर या आउटसाइड इंडिया के अंदर, हैविंग अ नेट वर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़। मींस अगर आपकी 1 अप्रैल 16 को नेट वर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ऊपर है, आपकी कंपनी चाहे तो लिस्टेड है, चाहे तो लिस्टेड है या ये अनलिस्टेड है, चाहे वो प्रोसेस में है लिस्टिंग के, चाहे इंडिया में, चाहे बाहर के, चाहे आउटसाइड इंडिया में, इंडियस एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड अनलिस्टेड कंपनी सेम हैविंग नेट वर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
500 करोड़ और मोर। अगर इंडियस इनमें से किसी भी कंपनी पर एप्लीकेबल हो गया तो उनकी सब्सिक्वेंट सब्सिडरी कंपनीज, एसोसिएट कंपनी, जेवी कंपनी, सब पे इंडियस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। यस दोस्तों, आपने सही सुना कि अगर किसी कंपनी पे जो इन दो क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है उस पे इंडियस एप्लीकेबल हो गया तो उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी एंड उसकी जॉइंट वेंचर कंपनी पे भी इंडियस एप्लीकेबल हो जाएगा। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2015 रूल्स में साफ साफ लिखा गया है। और ठीक भी है, इसलिए ठीक है कि अगर किसी एक कंपनी पे इंडियस एप्लीकेबल हो गया और उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, जब वो अपना कंसोलिडेट करेगी, आप क्या समझते हो कि पेरेंट कंपनी तो बना रही है इंडियस के अंदर, सब्सिडरी कंपनी बना रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, और जब कंसोलिडेशन होगी तो वो तो इंडियस में होगी। तो अगर आपकी बैलेंस शीट सब्सिडरी की एएस में है, पेरेंट की इंडियस के अंदर है, कंसोल जब इंडियस में बनना है, देन फिर आपको फिर से इस बैलेंस शीट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली फिर बहुत मुश्किल आएगा। सो दैट्स वाई ये रिक्वायरमेंट्स लेके आई गई कि अगर कोई भी कंपनी पे इंडियस एप्लीकेबल हो गया जो फेज 1 के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसकी पेरेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी एंड जेवी कंपनी पे भी इंडियस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पेरेंट क्यों आया बोलोगे? अरे भाई, किसी की सब्सिडरी कंपनी हो सकती है। सपोज ए पेरेंट कंपनी है, ए पेरेंट कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 16। तो इस पे तो इंडियस एप्लीकेबल हो गया दोस्तों। अगर इस पे एप्लीकेबल हो गया तो उसकी पेरेंट पर भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। सो ये थी फर्स्ट फेज 1 की इंडियस रिक्वायरमेंट्स। मींस अगर कोई कंपनी 500 करोड़ से कम की है नेटवर्थ, उस पे तो इंडियस एप्लीकेबल नहीं हो सकता, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे वो एप्लीकेबल कर सकती है, क्योंकि लिखा हुआ है और देयर आफ्टर, या तो 1 अप्रैल 15 या उसके बाद वो वॉलंटरी बेसिस पे एप्लीकेबल कर सकती है। चलिए बात करते हैं फेज 2 की। मैंने बताया था कि फेज 2 के अंदर वॉलंटरी का ऑप्शन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वॉलंटरी का तो ऑप्शन आपके पास वैसे भी अवेलेबल ही है, और फेज 2 में 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट हुआ। हमको पता है कि 1 अप्रैल 16 से हमारा मैंडेटरी फेज स्टार्ट हुआ और 15 से वॉलंटरी। तो फेज 2 में मैंडेटरी इसलिए वॉलंटरी क्यों नहीं दिया दोस्तों? इसलिए नहीं दिया क्योंकि फेज 1 में 1 अप्रैल 15 को ये बात बोल दी थी कि कंपनी वॉलंटरी अडॉप्ट कर सकती हैं, या तो 1 अप्रैल 15 को या देयर आफ्टर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है देयर आफ्टर, उसके बाद मींस 1 अप्रैल 16 को, 17 को, 1 अप्रैल 18 को, 1 अप्रैल 19 को कभी भी कर सकती हैं वॉलंटरी बेसिस पे अडॉप्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैंडेटरी बेसिस का ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसमें अगर कोई भी कंपनी, ऑल कंपनी अगर लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, अगर वो फेज 1 में कवर नहीं होती तो उस पर इंडियस एप्लीकेबल हो जाएगा। मींस आप एक डिफरेंस देखिए, फेज 1 के अंदर चाहे कंपनी लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है तभी इंडियस एप्लीकेबल हो रहा था। लेकिन फेज 2 के अंदर आप कंपनी आपकी लिस्टेड है, नेटवर्थ आपकी 1 लाख रुपए है, तब भी इंडियस एप्लीकेबल है फेज 2 के अंदर, या प्रोसेसिंग लिस्टिंग है, अदर देन दोज ऑन एसएमई एक्सचेंज। एंड अगर कंपनी अनलिस्टेड है दोस्तों तो नेटवर्थ मांगता है वो 250 करोड़। मैं सिर्फ 250 करोड़ मांग रहा हूं, ओनली 250 करोड़। अगर 250 करोड़ है तो इंडियस लगा लो, 250 से कम है तो वॉलंटरी का तो ऑप्शन फेज 1 में हमारे पास अवेलेबल है ही है। और सेम टू सेम किसी एक पे एप्लीकेबल हुआ दोस्तों, उसकी पेरेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर पे एप्लीकेबल इनबिल्ट हो जाएगा।
होपफुली आपको फेज 1 एंड फेज 2 समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं ऑन द डेट की बात करूं, तो हमारे लिए फेज 1 की कोई रेलेवेंस नहीं बची है, क्योंकि फेज 1 तो पास्ट हो चुका है। अब हमारे पास तो सिर्फ फेज 2 है। फेज 2 में आपने एक चीज याद रखनी है, अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, then India's provisions shall be applicable to that company. Or if a company is unlisted and having net worth of 250 crore or more, then India's is also applicable to that company. If the India's is applicable to any of the companies, then his parent, his subsidiary, his associate, his joint venture, all the group companies India shall be applicable। दोस्तों होपफुली यहां तक आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब आती है एनबीएफसी की बारी। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा इंडिया's एप्लीकेबिलिटी ओनली टू द कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी के ऊपर एनबीएफसी। सो इसका फेज 1 आया। सबसे मेजर चेंज, India's applicability on companies and India's applicability on NBFC is voluntary option not given। दोस्तों इसमें वॉलंटरी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें बोल दिया गया जो हमने रिक्वायरमेंट लिख दी सिर्फ वही कंपनी एप्लीकेबल करेंगी इंडियस, बाकी कोई भी कंपनी एप्लीकेबल नहीं कर सकती खुद की अप्रोच से। सो ऑब्वियस सी बात है, इसके भी 2 फेज हैं। इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 18 को, और एनबीएफसी की बात चल रही है, सेम टू सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो। इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, उसकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या जेवी अगर किसी कंपनी पे इंडिया से एप्लीकेबल हो गया तो उस पर भी हो जाएगा। अब फेज 2 आप खुद बताओ दोस्तों, फेज 2 में क्या रहेगा, लिस्टेड है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो 1 लाख भी उसकी नेटवर्थ रहे। अगर अनलिस्टेड है तो 250 करोड़, ठीक है, वो रहेगा 1 अप्रैल 19 के थ्रू, बट लेस देन 500 करोड़। अब लेस देन 500 करोड़ क्यों? क्योंकि वो फेज 1 के अंदर कवर हो चुकी होंगी हमारी, इसलिए लेस देन 500। एंड वही बात, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, जेवी जो भी है उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी इंडिया के रिक्वायरमेंट्स हैं। नेटवर्थ कहां से कंप्यूट करोगे दोस्तों? आपको पता है कि इंडिया कंपनी एक्ट का सेक्शन कौन सा है दोस्तों? 133। और नेटवर्थ कहां से करनी है आपको? 2 सबसेक्शन 57 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर एक सवाल है, आपने बात तो बोल दी कि 1 अप्रैल 2015 को इंडिया से एप्लीकेबल होगा, नेटवर्थ कब से चेक करनी है? नेटवर्थ बोलता है कि आपको प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फिगर ऑफ द ईयर एंडेड, मींस आपको चेक करनी है 31 मार्च 2015 को नेटवर्थ। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2020 की इंडियस की, तो हमें पता है कि अगर कंपनी लिस्टेड है, कंपनी की बात कर रहा हूं, नॉट एनबीएफसी, अगर कंपनी, अगर एनबीएफसी हो वो भी इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर कंपनी लिस्टेड है या कंपनी अनलिस्टेड है लेकिन उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, तो कब देखनी है? हमको देखनी है दोस्तों 31 मार्च 2020 को उसकी नेटवर्थ। चलो एक सवाल पूछता हूं दोस्तों आपसे, बड़ा आसान सा सवाल है कि मैंने इंडिया अप्लाई कर लिया, मैंने शौक के लिए, हालांकि ऐसे कोई अप्लाई नहीं करता, लेकिन किसी कंपनी ने इंडिया अप्लाई हो गया। तो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं आपको एक, वेट अ सेकंड दोस्तों, चलिए देखिए, एक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ थी 800 करोड़। मैं ये बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2016 की।
अब 800 करोड़ थी तो ऑब्वियस सी बात है कि एज पर द फेज 1 जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स इंडियाज की उसके ऊपर इंडियाज एप्लीकेबल हो गया, इंडियाज एप्लीकेबल। यस दोस्तों, कंपनी बहुत खुश हुई कि इंडिया से एप्लीकेबल हो गया, स्टेक होल्डर बहुत खुश हुए कि यस एप्लीकेबल एप्लीकेबल एप्लीकेबल। लेकिन ना जाने दोस्तों 2 साल के बाद ना जाने कुछ हुआ, कुछ भी हुआ। 1 अप्रैल 18 को कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ लास्ट ईयर के अंदर। उसकी नेटवर्थ 200 करोड़ पे आ गई दोस्तों, 200 करोड़ पे नेटवर्थ आ गई। अब कंपनी बोल रही है, अब कंपनी क्या बोलती है कि सर हमारी नेटवर्थ तो 200 करोड़ पे आ चुकी है, सर हमारी नेटवर्थ तो 200 करोड़ पे आ चुकी है और अब हम इंडिया से अप्लाई नहीं करेंगे। हम नहीं अप्लाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 250 करोड़ कम से कम होनी चाहिए सर, वो हमारी नहीं है, हमारी अब 200 करोड़ है। हमारा पहले एप्लीकेबल था, हमने अप्लाई कर लिया, अब हमारी लिमिट नहीं है, हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या इस केस में कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ सकती है और इंडियन गैप दोबारा से अप्लाई कर सकती है? यस या नो दोस्तों, सोच के बताइए, कर सकती है या नहीं कर सकती? दोस्तों नहीं कर सकती। एक जर्नल रूल है, इफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू एनी कंपनी, if India is applicable to any company, they cannot move back to the previous law. previous law mean Indian gap। अगर किसी कंपनी पे इंडिया से एप्लीकेबल हो गया देन कभी भी वो इंडियन गैप के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेगी। दिल ऑलवेज एप्लीकेबल इंडिया, चाहे वो इंडिया की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करे या नहीं करे, कंपनी कैन नॉट मूव बैक। तो यहाँ पे कंपनी का जो कंटेंशन है द रॉन्ग, कंपनी शेल टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियस। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आपके समझ में आ गया होगा। कंप्लीट पावर पैक्ट ये इंडियस। चलिए आगे देखते हैं। कहां गया? एक सेकेंड दोस्तों, चलिए अभी मैंने बताया कि वंस अ कंपनी है स्टार्टिंग रिपोर्टिंग एज पर इंड एस, इट कैन नॉट चेंज इट्स रिपोर्टिंग एज पर प्रीवियस लॉ। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनबीएफसी कैन नॉट अडॉप्ट वॉलंटरी अप्रोच टू इंप्लीमेंट इंड एस। दोज कंपनी टू विच इंड एस इज नॉट एप्लीकेबल, हमारे पास 2 रास्ते हैं दोस्तों। एक तो इंडियस का रास्ता जो कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ी डगर मुश्किल है, कंप्लाइंस ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, और एक हमारे पास है इंडियन गैप का रास्ता। बहुत आसान रास्ता है, बहुत सिंपल रास्ता है। अब ये कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी है, अब कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो जब एक रास्ता बंद है तो ये हमारे पास खुला है। तो वो ये बात बोलता है कि अगर किसी कंपनी पे इंडिया से एप्लीकेबल नहीं हो रहे मीन्स नहीं कर सकता चूज ऑप्शन, कहां जाएगा? ऑटोमेटिकली यही जाएगा, दे शैल कंटिन्यू टू रिपोर्ट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आज की डेट के अंदर इंडिया हैज बीन डेफर्ड ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी टिल फर्दर नोटिस। आज की डेट पे इंडिया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों? उसका कारण है, कारण यह है कि IFRS 17 आने की अप्रोच में है। IFRS 17 आने की अप्रोच के अंदर है, जो भी अभी ड्राफ्ट हो चुका है, जो विद इन 1 और 2 ईयर फाइनल हो जाएगा। दैट्स व्हाई MC हैज ऑर्डर की अभी इसको डेफर करो टिल फर्दर नोटिस के अंदर। होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि व्हाई इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। NBFC हैविंग नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ shall not apply इंडियस। NBFC इंडियस अप्लाई नहीं करेंगे अगर उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वॉलंटरी ऑप्शन नॉट गिवन ऑन इन केस ऑफ NBFC एंड इन केस ऑफ कंपनीज द वॉलंटरी ऑप्शन इज अवेलेबल टू द कंपनीज। दोस्तों एक बहुत आसान सवाल है, देखते हैं, सोल्व करते हैं। होता क्या है कि जब तक हम क्वेश्चन ना सोल्व करें तब तक आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और जो समझा रहा है उसको भी सेटिस्फेक्शन
नहीं मिलता कि सामने वाले को समझ आया या नहीं आया. सो दैट्स व्हाई I incorporated two questions. MLP Limited is a listed company on BSE. Okay, listed company है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है. इट्स नेटवर्थ एज ऑन 31 मार्च 16 इज 350 करोड़. ओके, 31 मार्च 16 दोस्तों फेज 1 की बात कर रहा है. चलो देखते हैं. PLP लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ MLP लिमिटेड. देखो बात यह दोस्तों, एक कंपनी है MLP, ये पेरेंट कंपनी है, और एक और कंपनी है दोस्तों वो है PLP. PLP इज अ सब्सिडरी, मींस इसका इस पे कंट्रोल है दोस्तों. ओके, एग्रीड. ओके, ओहो, इसकी नेटवर्थ कितनी है दोस्तों? 510 करोड़. अब ये पूछता है कि क्या इंडिया से एप्लीकेबल रहेगा MLP पे? बताओ दोस्तों, एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत आसान सवाल है. हमने कहा था कि अगर किसी कंपनी की 1 अप्रैल 2016 को या तो वो कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर हो गई तो इंडिया के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे. और अगर किसी कंपनी पे इंडिया के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए तो उसकी पेरेंट कंपनी मींस होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी या उसकी एसोसिएट कंपनी या उसकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी पे भी इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इस केस के अंदर सब्सिडरी पे इंडिया से एप्लीकेबल हो चुका है. सो दैट मींस MLP विल आल्सो कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा, देखते हैं. अच्छा ट्रिक क्वेश्चन है कि MLP कंपनी क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है. 31 मार्च 17 दोस्तों, अगर 31 मार्च 17 आ गई तो मतलब फेज 2 की बात कर रहा है. फेज 2 क्या है? मैंडेटरी फेज है. उसके लिए अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उस पे इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा. तो लिस्टेड आपको देखते ही समझ जाना है कि 31 मार्च 17 की बात कर रहा है, तो इस पे तो इंडिया से एप्लीकेबल कंफर्म होगा. चाहे श्री कृष्ण भगवान आ जाए और ये बोल दें कि वत्स इस पे एप्लीकेबल नहीं करना, तो आपको बोलना है भगवान जी क्या करूं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आए हैं, उनसे मजबूर हूं, अप्लाई करना पड़ जाएगा. अगर इस पे अप्लाई हो गया तो PLP पे भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा. क्या सवाल पूछा है? Whether Indias is applicable to MLP Limited? Exactly, Indias is definitely applied to MLP Limited दोस्तों. तो ये डिवीजन की बात अभी नहीं करेंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अभी तक आई बिलीव कि इंडियस एप्लीकेबिलिटी एंड इंडियस ओवरव्यू आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमको इंडियस लाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई. ऐसी क्या आफत थी इंडियन गवर्नमेंट को, MCA को इंडिया लाना पड़ा ड्यू टू FDI इंप्रूवमेंट, ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी, ड्यू टू मेंटेन ट्रस्ट बिटवीन द बोथ द बॉडीज. बिकॉज अगर डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हैं तो इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. That's why we're introducing INDAS, and INDAS is a converse version of IFRS. So INDAS की बात करें, so INDAS is equal to IFRS plus some कार्बिन, कुछ नए प्रोविजन इंसर्ट किए गए एंड माइनस कुछ प्रोविजन निकाल दिए गए, ताकि इसका नाम बन जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्स विद IFRS. अब एक छोटी सी आपको बात समझानी है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है. तो प्लीज 5 मिनट और कॉर्पोरेट कीजिएगा, नॉलेज आपकी इंक्रीज हो रही है. सो होपफुली यू विल लाइक दैट वीडियो अभी तक. तो ये है लिस्ट ऑफ IFRS कॉरेस्पॉन्डिंग टू INDAS हमारी आपकी स्क्रीन पे सामने दोस्तों. ड्रा कर लेते हैं दोस्तों कुछ लिस्ट ऑफ IFRS कॉरेस्पॉन्डिंग टू INDAS. अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि IAS एंड IFRS ये दो टर्म्स हैं. IAS एंड IFRS ये दो टर्म्स हैं. इसमें स्टूडेंट एंड इवन प्रोफेशनल्स आर आल्सो कंफ्यूजिंग दैट सर ये तो IFRS का कन्वर्स वर्जन है, तो ये IAS कहां से आ गए? दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड्स, IFRS की बात करता हूं. IFRS को कौन बनाता है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो कुछ स्टैंडर्ड जो 2001 से पहले इशू किए गए हैं उनको नाम रख दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो स्टैंडर्ड्स 2001 के बाद इशू किए गए हैं उनको नाम दे दिया गया IFRS.
International Financial Reporting Standard. And what is SIC? There are some interpretation on the accounting standard which is unclear guidance issue. They are also incorporated in NDS, and IFRIC is the term used in IFRS. They are also incorporated under the Indian Accounting Standard. So आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड है आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। सो जैसे कि IAS एंड IFRS में फर्क नहीं है, चाहे वो IAS हो चाहे वो IFRS हो, हमको इसको IFRS ही बोलना है। अब हमारे पास अगर IAS 1 है तो हमारे पास अब हमारे पास IFRS की 2 सीरीज हैं, एक IAS एक IFRS, एंड हमारे पास NDS की भी 2 सीरीज हैं, NDS which is start from NDS 1 and some NDS which is start from NDS 101। अब ये माजरा क्या है दोस्तों, कि कुछ स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ स्टैंडर्ड 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हमारे पास तो सिर्फ 39 स्टैंडर्ड ही हैं। अगर 39 स्टैंडर्ड है तो सर एक 1 से स्टार्ट हो रहा है NDS, एक NDS 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें समझ नहीं आया दोस्तों। NDS 1 इसलिए 1 से स्टार्ट है क्योंकि ये IAS 1 है कन्वर्स वर्जन में, मींस IFRS में जो NDS हमने कन्वर्स्ड किया है वो IAS 1 की जगह हम NDS 1 लेके आए हैं जो कि IAS है। जो भी स्टैंडर्ड दोस्तों, जो भी स्टैंडर्ड 101 के बाद स्टार्ट हुए हैं, आप उनको बोलना कोरोस्पोंडिंग टू IFRS मींस IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3। अब लीजिस का आया था NDS 116 इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम IFRS की बात करें, क्योंकि वो जाहिर सी बात है 2001 के बाद इशू हुआ है, तो उसको नाम दिया गया IFRS 16 और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नाम दिया गया 116। तो ऐसे ही है NDS 1, NDS 2 IAS के अकॉर्डिंग है, IAS एंड IFRS बोथ आर सेम, एंड IAS 26 को ड्रॉप कर दिया गया। और ये कुछ स्टैंडर्ड्स के इंट्रोडक्शन है। देखिए IAS 41 तक खत्म हो चुके हैं और हमारे NDS 41 भी एग्रीकल्चर के साथ समाप्त हो चुकी थी इसकी फर्स्ट सीरीज। जब IFRS 1 स्टार्ट हुआ तो 101, तो ये ऐसे कंपैरिजन चलने वाले हैं। और ये IFRS 4 है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का है। अभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड अमेंडमेंट में है, अभी नया स्टैंडर्ड आने वाला है जिसका नाम है IFRS 17 विच इज अगेंस्ट NDS 1117 कन्वर्स वर्जन, जो कि अंडर फॉर्मुलेशन के अंदर है। डेट्स वाई ये इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। होपफुली आपको NDS के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड मिल चुकी होगी। कंप्लीट डिटेल्ड का मतलब ये है कि आपको ओवरव्यू एंड एप्लीकेबिलिटी एंड डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड IFRS कन्वर्स्ड है वो समझ आ गया होगा, एंड आपको IAS एंड IFRS दोनों सेम हैं और दोनों में फर्क क्या है वो भी समझ आ चुका होगा। होपफुली दोस्तों यू लाइक दैट वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, एंड आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इस चैनल पे और कंटेंट आते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।